बहुत सारे सवालात हिंदुस्तान में चल रहे हैं मुसलमानों को लेकर। मैं आपके सामने पिछली जो वीडियो दिया था उसके अंदर आपसे वाजे किया था कि इस बार के इलेक्शन में बीजेपी को हराने वाली ताकत को जिताना बहुत ज़रूरी है। जो ताकत फ़िरका परस्त बीजेपी को हरा सकती है उसको वोट करना है, और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसको वोट करने पर आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी को हराया जा सकता है। ये आपके सामने पिछले वीडियो में मैंने वाजे किया था। इस वीडियो में मैं आपके सामने दोनों पार्टी से चंद सवालात करना चाहता हूँ। बीजेपी के सरबराह, बीजेपी के आला जिम्मेदार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, योगी आदित्यनाथ, ये धुरंधर बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स लगातार मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि अगरचे ये इनकी हुकूमत नहीं आती है और कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंडिया अलायंस हुकूमत में आती है तो मुसलमानों को हिंदू औरतों के गहने, जेवरात, मंगलसूत्र निकाल कर दे दिया जाएगा, यहाँ पर शरिया कानून नाफिज हो जाएगा। और एक बहुत ही अजीब बात वो कर रहे हैं, वो रिजर्वेशन के ताल्लुक से है। वो रिजर्वेशन की जो बात कर रहे हैं उसके ताल्लुक से मैं आज सवाल उठाना चाहता हूँ। रिजर्वेशन मुसलमानों को बिलउमूम अगर कहीं पर दिया गया है तो वो कर्नाटक में दिया गया है, और कर्नाटक में ही बड़े ज़ोरदार अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि रिजर्वेशन अगर इंडिया अलायंस आती है हुकूमत में तो वो ओबीसी कोटे में से निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। यहाँ पर कर्नाटक के अंदर ओबीसी कोटे में से निकालकर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। 1994 में बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट पर उसकी बिना पर 4% रिजर्वेशन दिया गया था और पूरे के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बैकवर्ड मानकर ये रिजर्वेशन दिया गया था। और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मैं उनको ये बतलाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। जो पिछली गवर्नमेंट बसवराज बोम्मई की जो थी उसने रिजर्वेशन को रद्द किया था मुसलमानों का, उस पर स्टे ऑर्डर दे रखा है। ये स्टे ऑर्डर देने का मतलब ये है कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया था वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बिना पर मुसलमानों को SC ST से पिछड़ा माना गया है, उनसे भी बैकवर्ड माना गया है। अगर पूरी कम्युनिटी को एज ए होल भी अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो गलत नहीं है, गलत नहीं होगा। मगर ना तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात है कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, ना ही कांग्रेस पार्टी जो प्रेजेंट हुकूमत में है उसने कुछ कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट डाले कि मुसलमानों के रिजर्वेशन को हम बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए हम हमारा केस वापस ले लेते हैं। एक सर्कुलर पास करना है, वो भी नहीं किया है। मतलब ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि बसवराज बोम्मई की गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन को हटाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, मगर कांग्रेस हुकूमत आने के बाद भी वो जो उन्होंने जो हटाया है पिछली हुकूमत ने, ये हुकूमत ने उसे नहीं तब्दील किया है। नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल मेरा ये है कि आपकी यहाँ पर 2 मरतबा हुकूमत रही है, येदियुरप्पा CM रहे, उस वक्त आपको रिजर्वेशन का इशू याद नहीं आया कि यहाँ पर ये रिजर्वेशन है। अचानक से 2023 में ये रिजर्वेशन का इशू याद आया और ये वो कहते हैं कि अगर वो मर भी जाएं तो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपके ही अलायंस पार्टनर TDP वो ये कह रही है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। कौन कह रहा है? TDP, जो कि उनकी ही अलायंस पार्टनर है, और वो स्टेट में रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये बताना चाहता हूँ कि
पिछड़े होने की हैसियत से कुछ एक तबकात को मुसलमानों के सेंट्रल ओबीसी में हिस्सेदारी मिली हुई है, पूरे के पूरे मुसलमानों को नहीं मिली हुई है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी 10 साल से हुकूमत में हैं, उन्होंने भी ये हिस्सेदारी को ख़त्म नहीं किया है, वो बरकरार है। अचानक से जो इशू उठाया जा रहा है, सेंट्रल में किसी भी किस्म की ओबीसी की रिजर्वेशन की बात की ही नहीं गई है किसी भी पार्टी से। मुसलमानों को ओबीसी कोटे में से सेपरेट रिजर्वेशन देने की बात नहीं की गई है। मैं ये समझता हूँ और ये मानता हूँ कि मुसलमानों को बैकवर्डनेस की हैसियत से वहाँ पर भी एक सेपरेट कोटा होना चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। और जब ये बात उठाते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो अपने अलायंस पार्टनर्स को भी देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, और ये भी देखना चाहिए कि जब वो बात कर रहे हैं ओबीसी रिजर्वेशन की, तो कोई पार्टी वो बात कह रही है या नहीं। लगता है उन्होंने किसी भी पार्टी का उनके मुखालिफत में जो है उसका कोई मैनिफेस्टो पढ़ा ही नहीं है। वो बस बोलते चले जा रहे हैं और गलत पे गलत बातें बोलते चले जा रहे हैं। सच उनकी ज़बान से निकलता ही नहीं है, सच उनकी ज़बान से नहीं निकल रहा है। आज हमारे बीच में एक ऐसे प्रधानमंत्री मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने फला जगह कैंडिडेट्स उतार दिए, फला जगह कैंडिडेट्स उतार दिए, इतने 100 कैंडिडेट्स उतार दिए, 400 के ऊपर हम लोगों ने कैंडिडेट्स उतार दिए। लेकिन वो कश्मीर में कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। वो सीना ठोक कर 370 की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रहे हैं, अभी जवाब नहीं मिला है उनसे। रही बात कर्नाटक के अंदर, मेरा डीके शिव कुमार जी से सवाल है। असेंबली इलेक्शन के बाद में सीना ठोक कर सिद्धरामैया जी ने भी कहा और गालिबन आपने भी कहा और कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स ने कहा कि मुसलमानों ने बहुत एक तरफा वोट कर कर उन्हें कामयाबी दिलाई है, और वो डिमांड भी यही कर रहे थे कि एक तरफा वोट करो, एक तरफा वोट करो। एक तरफा वोट कर दिया। आज एक इंटरव्यू में वो कहते हैं, जो आप अगर चाहें तो द वायर का इंटरव्यू देख सकते हैं, आरफा खानम शेरवानी को उन्होंने जो दिया है। आरफा खानम शेरवानी ये सवाल करती है उनसे कि मुसलमानों ने आपको बड़े ही जोश व खरोश के साथ में असेंबली इलेक्शन में वोट किया, लेकिन क्या वजह है कि आपने सिर्फ कर्नाटक के अंदर एक सीट मुस्लिम को दी है। तो उसके जवाब में वो ये कहते हैं कि किस कम्युनिटी ने कितना वोट दिया है वो उनको नहीं पता, यानी कि मुसलमानों ने वोट दिया है या नहीं वो उनको नहीं पता है। इसलिए क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट में जाता है, यानी कि वोटर मशीन जो है वो सीक्रेट वोटिंग मशीन है, उसकी वजह से उन्हें नहीं पता है। तो असेंबली इलेक्शन के बाद में जब आप कह रहे थे कि मुसलमानों ने वोट किया है, 88% वोट किया है, और कई सारे मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम लीडर्स ये बात बार बार कहने से नहीं चूकते हैं कि मुसलमानों ने 88% वोट किया है, वो क्या है? क्या वो झूठ है? अगर वो सच है तो ऐसी बेबुनियाद बात डीके शिव कुमार जी क्यों कर रहे हैं? आखिर वो क्यों चाहते हैं कि इस बात को वाज़ेह नहीं किया जाए कि मुसलमानों ने उन्हें बहुत ज़्यादा तादाद में वोट किया है? मैं हमारे पूरे मुस्लिम लीडर्स से, मुस्लिम एसोसिएशन से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से और बिलउमूम तमाम तर अवाम से ये बात कहना चाहता हूँ कि वोट देना आपका हक़ है, और इस इख्तियार को जब आपको मिल जाता है और आप जब वोट करते हैं, तो जब तक कि आप अपने अंदर वो ताकत पैदा नहीं करेंगे कि वोट आप जब डाल रहे हैं तो अपना मुतालबा भी पूरा करवा सकें, तो वो वोट का कुछ हासिल नहीं है। आज हम एक तरफा वोट डाल तो ज़रूर देंगे, हम ज़रूर डालेंगे भी, लेकिन इन तमाम तर पार्टीज़ जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ हैं, उन पर दबाव पैदा करने वाला कौन होगा? उन पर कौन दबाव पैदा करेगा कि जो मुस्लिम मसाइल हैं उस पर वो आवाज़ उठाएं? और अगर वो नहीं उठाते हैं तो उनको सवाल कौन करेगा? मैं ये देख रहा हूँ कि चाहे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, गुलबर्गा की हो, चाहे वो बीदर की हो, चाहे रायचूर की हो, इक्का दुक्का बार ही कैंडिडेट नज़र आते हैं मुस्लिम इलाक़ों में, जबकि कैंपेनिंग में सबसे ज़्यादा वोट कौन करता है? मुस्लिम कम्युनिटी करती है। तो ये एक आध बार आने का क्या मतलब है? क्यों नहीं वो पैदल यात्रा की है? मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा पैदल यात्रा कर रही हैं, उनके साथ क्यों नहीं दिखाई दिए? और बीदर में क्यों नहीं दिखाई देता कैंडिडेट पैदल यात्रा करते हुए मुस्लिम इलाक़ों में? रायचूर में क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या ये हम लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? क्या हम लोगों को बहुत
गैर अहम समझे हुए हैं कि हम लोग मजबूर हैं, मोहताज हैं, हम वोट डाल देंगे। तो अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम जब आपको वोट डाल रहे हैं तो हम आपसे सवाल भी करेंगे और आपका जवाब भी तलब करेंगे। अब तो वोट डाल रहे हैं और ज़रूर डालेंगे बीजेपी को हराने की खातिर, लेकिन आपसे सवाल करना नहीं छोड़ेंगे। आपसे सवाल किया जाएगा, आप लोगों ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, आप लोग मुसलमानों के लिए क्या करने वाले हैं। सिर्फ आइन की चंद आर्टिकल्स का हवाला देकर मुसलमानों को एक माइनॉरिटी कैटेगरी में हैं और उनके मसाइल जो भी रहेंगे हम उनको अपलिफ्ट करने का काम करेंगे, जो आइन में लिखा हुआ है वही बातें करना, ये नहीं है। खास कर पिन पॉइंट करके पिछले असेंबली इलेक्शन में कुछ वादे किए गए थे, चाहे वो हिजाब का हो, चाहे वो कैटल स्लॉटर एक्ट का हो, चाहे वो 4% रिजर्वेशन का हो, ये बातें की गई थी, उन पर अभी तक चुप्पी है। हम आज आपका साथ दे रहे हैं तो कल आपसे सवाल भी करेंगे और आज भी आपसे सवाल करेंगे। हमें मजबूर और मोहताज मत समझिएगा। हम आपका साथ देंगे लेकिन आपसे सवाल भी करेंगे, आपको कटघरे में भी ठहरा करेंगे। इस बात का ख्याल रखिए। और पीएम नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। इस मुल्क में जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को इख्तियारात हासिल हैं वो मुसलमानों को भी इख्तियारात हासिल होने चाहिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मुसलमान SC ST से भी पिछड़ा हुआ है। तो क्या है कि अगर उन लोगों को उनकी बैकवर्डनेस की, हमारी बैकवर्डनेस की बिना पर हम लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, क्यों ये कह रहे हैं? हम लोगों को हटाने की बात करते हैं, हम लोगों को एक तरफ करने की बात करते हैं, हम लोगों को घुसपैठिया कह देते हैं। तो ये तमाम तर जो बातें हैं, ये बातें बता रही हैं कि बीजेपी के अंदर जो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनके अंदर वो 2002 के गुजरात के CM नज़र आ रहे हैं। आज उनके अंदर 2002 के गुजरात के CM नज़र आ रहे हैं। हमें वो PM चाहिए जो वाकईतन हकीकत में सबको साथ लेकर चलता हो, गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करता हो और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता हो। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलें। मैं जानता हूं कि कई सारे जगहों पर आज भी आप लोगों के पास में ना तो आप लोगों को ये पता है कि कहां जाकर वोट करना है और कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है वो लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि लोगों तक जहां पर जाना है वोटर स्लिप पहुंचाएंगे और उनको पता करवाएंगे कि वोट कौन से बूथ में आ रहा है, कहां पर जाकर वोट डालना है। अगर ये नहीं करते हैं तो कई सारा वोटिंग परसेंटेज कम होने के इम्कानात रहेंगे। मेरी गुजारिश है जो भी काम कर रहे हैं, वोटर लिस्ट पर काम कर रहे हैं, वो लोगों तक उनको मालूमात दें कि वोट कहां पर डालना है। बहुत